तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका रिवीजन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं आपको कि सेल क्या है ना। सेल हम लोग चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, क्लास 11 का बेसिक चैप्टर है। तो सेल देखिए एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के रूप में देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था और इसने ऑब्जर्व किया था सेल को एक पीस ऑफ डेड कॉर्क सेल्स के रूप में। ठीक, सेल को अपनी बुक, एक माइक्रोग्राफिया बुक थी, उसमें इसने सेल को डिस्क्राइब किया। पहली बार ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने एनिमल सेल को देखा और उसने नाम दिया एनिमल क्यूब। ठीक, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, और ये स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन सेल बायोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम सेल की सारे फंक्शन और सेल की सारी प्रोसेसेस, सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल डिवीज़न, जितनी भी बातें हैं सेल से जुड़ी हुई, वो सब हम जो पढ़ते हैं। और कैसे सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक, अब साइटोलॉजी टर्म जो है हार्डविक ने दिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक, तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें, ठीक, सेल थ्योरी के बारे में हम बात करें अगर, तो सेल थ्योरी जो है आपका मैथिलियास लेडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान जो कि जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक, मेन फीचर्स की अगर बात करें तो मेन फीचर्स में उसमें यही था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होते हैं। ठीक, और सेल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है और एक ऑर्गेनिज्म और एक सेल के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर सिमिलर हैं। फिर बात आती है कि आपका सेल के बारे में आगे पढ़ते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है। तो देखिए प्लांट सेल जो है वो आपका इसमें रिजिड वॉल है आउटसाइड और एनिमल सेल में सेल वॉल अपसेंट है। ठीक, तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो होती है वो अपसेंट होती है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। ठीक, एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। वहीं पे अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स जो हैं इनकी वजह से ही, यानी क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे हमारे पूरे वर्ल्ड को भोजन की उपलब्धि हो रही है। ठीक, एक मैच्योर सेल की बात करें तो मैच्योर सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पे पेरीफेरल साइड में होता है साइटोप्लाज्म में, ड्यू टू सेंट्रल वैक्यूल, यानी प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे लग जाता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमेशा किनारे मिलेगा, पेरीफेरल साइड में मिलेगा, है ना। और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो आपका यूजुअली सेंटर पे लाई करता है। ठीक, सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स आपके एब्सेंट होते हैं और यहाँ सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में पाए जाते हैं। स्पिंडल अपार्टस बनता है। स्पिंडल अपार्टस जो है वो एनेस्ट्रल होता है और यहाँ पे एम्फीएस्ट्रल होता है। ठीक, ये जब हम सेल डिवीज़न का रिवीजन कराएंगे आपको तब उस समय हम आपको एनेस्ट्रल और एम्फीएस्ट्रल वगैरह, एस्ट्रल रेज वगैरह क्या होती है उसके आधार पे बताएंगे। ठीक, तो गोल्जी अपार्टस की बात करें तो गोल्जी अपार्टस जो है यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जिनको हम डिक्टायोजोम कहते हैं। यहाँ गोल्जी अपार्टस आइदर लोकलाइज्ड होता है, डिफ्यूज होता है और वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स से बना होता है। रिजर्व फूड जनरली स्टार्च और फैट होता है। रिजर्व फूड यूजुअली ग्लाइकोजन और फैट होता है। एडिशन सेल कनेक्टेड होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। यहाँ एडिशन सेल्स कनेक्टेड होते हैं नंबर ऑफ सेल जंक्शंस के थ्रू। साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट के द्वारा, या साइटोकाइनेसिस क्लीवेज के द्वारा होता है। ठीक, तो ये चीज़ होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो हमने पढ़ी। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो
तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक ऐसा सेल जिसमें आपका न्यूक्लियस जो है वो विदाउट एनवलप है, न्यूक्लियस यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। ये ग्रुप आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और माइकोप्लाज्मा के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट शेप और साइज होते हैं, स्मॉल देन यूकैरियोट्स और डिवाइड रैपिडली। नेकेड जेनेटिक मटेरियल जो है वो जीनोफोर और न्यूक्लियोइड कहलाता है। जीनोमिक डीएनए की बात करें तो ये सर्कुलर होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे जीनोमिक डीएनए के साथ से अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाते हैं और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एनवलप की बात करें तो यहाँ 3 लेयर्स होती हैं, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल और इनरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनवलप्स आपके एनवलप्स की अगर हम बात करें तो ये एनवलप्स जो है ग्राम स्टेन के द्वारा डाई का यूज़ करते हैं। तो अगर ये स्टेन देते हैं तो ग्राम पॉजिटिव, और अगर स्टेन नहीं देते हैं यानी धब्बे नहीं होते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी परत चढ़ी होती है एनवलप में। या तो वो लूज लेयर बनाएगा, उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और थिक और टफ स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको कैप्सूल बोलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस जो हैं वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले के एक्सटेंशन होते हैं, जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सीक्रेशन होता है और सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है। और कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे मीजोसोम। मीजोसोम की अगर हम बात करें तो मीजोसोम आपका रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस होता है। और क्रोमेटोफोर की बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होती है, जिससे हम लोकोमोशन में हमको हेल्प होती है, ठीक। तो फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रिए सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया है। पिलाई, फिम्ब्रिए अटैचमेंट में काम आते हैं, कोई मोटिलिटी में काम नहीं आते हैं, स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। फिम्ब्रिए स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं तो अगर हम बात करें तो सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है रॉबर्ट हुक ने पहली बार स्टडी करी थी कॉर्क सेल्स में, ठीक। आउटर मोस्ट डेड कवरिंग अराउंड प्लांट सेल होती है, और ये साइटोप्लाज्म के द्वारा सीक्रेट होती है। यानी सेल वॉल को बनाने वाला कौन है? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, ठीक। प्लांट सेल में पाई जाती है, जैसे फंजाई में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती है, और एनिमल्स और माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होती है। सेल वॉल का डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के आसपास वेरी करता है। प्लांट सेल में यूजली ये सेलुलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे की अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और फंजाई में इसको काइटिन से बनी होती है। इसीलिए प्लांट सेल को अगर सेल वॉल को ब्रेक करना है तो सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए। बैक्टीरिया सेल वॉल के लिए यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान से बनी होती है, ठीक। लाइसोजाइम जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है। फंजाई में काइटिनेज एंजाइम चाहिए, ठीक। तो ये जो सेल वॉल का सबस्ट्रेट होता है वही आपका एंजाइम का नाम देता है। सेल वॉल में मैट्रिक्स होते हैं, फिब्रिल्स होते हैं, डिपोजिशन होते हैं। तो आपको बस मैट्रिक्स और माइक्रोफिब्रिल्स तक पढ़ना है कि मैट्रिक्स में वाटर 60%, हेमीसेलुलोज 5 से 15%, पैक्टिक सब्सटेंसेस 2 से 8%, लिपिड 0.5 to 3%, प्रोटीन्स 1 से 2%, इतना होता है। माइक्रोफिब्रिल्स की बात करें तो सेलुलोज, फंगल सेलुलोज 10 से 15%, ठीक। सेलुलोज आपका मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का, ठीक। अब सेल वॉल 3 लेयर से बनती है, 4 लेयर से। मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्सरी वॉल। मिडिल लेयर जो होती है वो थिन एमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर होती है, जिससे 2 प्लांट सेल, जैसे अभी मान लीजिए 2 प्लांट सेल है तो इन दोनों प्लांट सेल, एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, इन दोनों के बीच में जो लेयर है, मतलब जो ज्वाइनिंग है, सीमेंट है जो ज्वाइन कर रहा ब्रिज है, उसको कहते हैं मिडिल लैमेला, जो कि पैक्टिन से बनी, किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है, ठीक। अब देखिए प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में अंतर है कि सिंगल लेयर फॉर्म होती है यंग ग्रोइंग सेल्स में, 3 और 3 से ज़्यादा लेयर फॉर्म होती है जब सेल स्टॉप ग्रोइंग कर देता है, S1, S2, S3।
सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल सॉल्टर होते हैं, वेवी होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। यहाँ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स लॉन्गर होते हैं, क्लोजली अरेंज होते हैं, स्ट्रेट और पैरेलल होते हैं। सेलुलोज कंटेंट कंपैरेटिवली लो होता है, सेलुलोज कंटेंट कंपैरेटिवली हाई होता है। हेमी सेलुलोज 50% होता है, यहाँ हेमी सेलुलोज 25% होता है। पिट्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, पिट्स कॉमन होते हैं, ठीक। और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन पे आ जाइए। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, जो कि इलास्टिक है यानी लचकदार है, लिविंग है, जीवंत है, प्लाइएबल है मतलब थोड़ा सा प्लाई लाइक इसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू एंड इट अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू नॉट पास थ्रू, ठीक। दोनों जगह पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो सेल मेम्ब्रेन टर्म जो है वो नागेली और क्रैमर ने कॉइन किया था, और प्लो ने इसको नाम दिया था प्लाज्मा लेमा, ठीक। प्लो ने इसको नाम दिया था प्लाज्मा लेमा। रॉबर्टसन जो है उसने यूनिट मेम्ब्रेन टर्म यूज़ किया था, सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन ऑल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स विजिबल नहीं होती हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ड्यू टू एक्सट्रीम थिननेस, ठीक। सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें जो प्रोटीन है वो 44% से 76% है, लिपिड्स 20% से 53% है, कार्बोहाइड्रेट 1% से 5% है, वाटर 20% है। डीएनए आरएनए सेल मेम्ब्रेन में एब्सेंट होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक। अब देखिए ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये तो नहीं पढ़ेंगे, हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जरूर पढ़ेंगे, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था। मोस्ट रिकग्नाइज मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं आउटर और इनर साइड मोज़ेक पैटर्न बनाने के लिए। प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड बोलते हैं, ठीक। फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें, फॉस्फोलिपिड जो है यूजुअली एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर होता है, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन और लिपिड दोनों यहाँ पे डिफ्यूजन शो करते हैं। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है, मगर प्रोकैरियोट्स में हपनाइट्स होते हैं इसकी जगह, ठीक। लिपिड की वजह से फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी और स्टेबिलिटी आती है। सेल जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन और एंडोसाइटोसिस पॉसिबल होता है। वाटर भी यहाँ पे हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जा सकता है, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आती है बात फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे सब्सटेंसेस के जो पैसेज हैं वो एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जा सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 मेथड हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है, एटीपी कंज्यूम करके। ये Na+K+ एक्सचेंज पंप के द्वारा किया जाता है। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 2 मेथड से होता है, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई चीज़ बाहर का मटेरियल है वो किसी वेसिसल के द्वारा इनवर्ड आ जाए, सेल के अंदर आ जाए, तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और अगर सेल बाहर अपने मटेरियल को बाहर फेंक दे, उलट दे यानी वॉमिटिंग कर दे, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस यानी एक्सोसाइटोसिस, ठीक। इसको हम रिवर्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आगे देखिए। ठीक, अब देखिए दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार फ्लाइट मसल्स में देखा गया इंसेक्ट के एज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर कोलिकर के द्वारा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है ये आपका बेंडा ने यूज़ किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ठीक, तो जैसे जैसा मेटाबॉलिज्म होता है उसी हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे क्लोरेला में 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, ह्यूमन स्पर्म्स में 25 माइटोकॉन्ड्रिया है, किडनी सेल में 300-400 है, लीवर सेल में 500 से 1000 है, ठीक। और जाइंट अमीबा में 50,000 के आसपास है, ठीक। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर आप देखेंगे तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ऑक्सीजोम होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, इसका बहुत बड़ा रोल है। रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है। देखिए इनर मेम्ब्रेन है ये आपकी, तो यहाँ पे ये देखिए पूरी आपकी ये बनी हुई है ऑक्सीजोम की, ठीक। तो सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो पूरे डीएनए ऑफ ए सेल का 1% होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कंसीडर किए जाते हैं।
ठीक, प्रोटीन यहाँ 60-70% होता है, लिपिड्स 25 से 35% होता है, 70 टाइप के एंजाइम होते हैं, 70% टोटल एंजाइम जो होते हैं सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पॉल्टर और थॉमसन के द्वारा डिस्कवर हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3D और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू रन करता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा में पाया जाता है डेस्मोटिब्यूल्स के रूप में, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स। RER और SCR की बात करें तो RER ये राइबोसोम्स बियर करता है, जिससे मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। यहाँ पे राइबोसोम सब्सटेंट रहते हैं आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, तो ये पहले आप देख लेते हैं कि डायग्राम कैसा। देखिए ये आप जहाँ देख रहे हैं कि राइबोसोम्स हैं, ये बीट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, जैसे ये अंदर वाले देख रहे हैं, इनको हम SCR बोलेंगे। क्या बोलेंगे? SCR। तो RER में आप देखेंगे कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन्स में अटैच होते हैं। SCR में देखेंगे राइबोसोम्स आपके आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप से डेवलप होते हैं और ये RER से डेवलप, यानी SCR का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? RER से होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम फंक्शन देखेंगे कि देखिए ये एक तो साइटोस्केलेटन की तरीके यूज होता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। क्विक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, कैसा होता है? क्विक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसमें न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन होता है आफ्टर टेलोफेज। SCR जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है टॉक्सिक केमिकल्स का, ठीक। SCR जो है लिपिड्स का सिंथेसाइज करता है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि SCR क्या करता है, तो SCR जो है लिपिड्स का सिंथेसाइज करता है, स्टेरोल्स का करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का करता है। और RER का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, कि राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स जो है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। फिर हमारा देखिए गोल्जी अपार्टस आ जाता है। गोल्जी अपार्टस की अगर हम बात करें, ठीक, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जॉर्ज के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, मगर कैमिलो जॉर्जी ने इसको डिस्कवर किया था, तो नाम पड़ गया क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इन्होंने साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल्स में इसको डिस्कवर किया, ठीक, और इसको गोल्जी बॉडी दिया, ठीक। ये प्लियोमॉर्फिक है शेप में, ठीक। अगर शेप और साइज की बात की जाए तो फिजियोलॉजिकल डायमीटर 0.5, हाँ, साइज की बात करें तो शेप एंड साइज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है। सिस्टर्ने होता है, ट्यूब्यूल होता है, वेसल होता है और गोल्जियन वैक्यूल्स होता है। सिस्टर्ने की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ढेर की तरीके बना होता है, जिसमें 4 से 8 मेम्ब्रेन माउंट्स वैक्यूल्स से सिस्टर्ने होते हैं फंजाई में, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे, ठीक, उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये आपका ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक, तो ये देखिए गोल्जियन वैक्यूल्स हैं और ये यहाँ पे वेसिकल्स हैं, ये सिस्टर्ने बने हैं यहाँ पे आपके, और इसके अलावा ये देखिए ट्यूब्यूल्स हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारा 3 चीज़ों से बनता है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। 3 चीज़ों से बनता है, सिस्टर्ने, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, ठीक। तो ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट सिस्टर्ने जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो आपकी जो देख रहा है ये क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप सिस्टर्ने पूरी तरीके से, जो ये एक रफ डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, ये पूरा इस तरीके से रफ डायग्राम है, ठीक। वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स जो है स्मॉल सेक्शन जो कि ट्यूब्यूल से अराइज होते हैं, ये वेसिकल हैं आपके। ये जो आप सर्कुलर बॉडीज देख रहे हैं ये वेसिकल्स हैं जो कि ट्यूब्यूल से अराइज होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और कोटेड, ठीक। तो स्मूथ वेसल्स में सिक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, इसलिए इनको सिक्रेटरी वेसल बोला जाता है।
गॉल्जी वैक्यूल्स की बात की जाए तो सिस्टर्निक एक्सपेंशन जो है ट्रांसफेस पे होते हैं। ठीक, आप देखिए अब बात आती है आपकी कि हाँ, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन क्या है। देखिए गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एक सेंटर ऑफ रिसेप्शन है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का मटेरियल आता है और उस मटेरियल की रिसेप्शन होता है, मतलब रिसीव होता है, फिनिशिंग होती है, पैकेजिंग होती है और सीक्रेटिंग होती है। ठीक है ना। और उसके बाद ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइडेशन कॉज करता है, यानी ऑलिगोसैकेराइड ऐड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन में, लिपिड्स में, और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन होता है जो कि RER पे सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के जो वेसल्स होते हैं और ER होते हैं उनसे प्राइमरी लाइसोसोम का सिंथेसिस होता है। ठीक, अब बात आती है हमारी लाइसोसोम की। तो बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम देखिए क्या है, ये स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडीज हैं। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था डी डुवे ने लीवर ऑफ रैट में। लाइसोसोम जो है आपका जो ऑब्जर्व होता है, ठीक, लाइसोसोम स्फेरिकल इर्रेगुलर रॉड लाइक है जिसमें 40 प्रकार के एंजाइम्स हैं जिनको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूजुअली फंक्शनल होते हैं एसिडिक मीडियम में, pH 4 से 5 होता है। एसिडिक कंडीशंस मेंटेन होती है लाइसोसोम में अंदर, जिससे पंपिंग होती है H+ में। ठीक, अब लाइसोसोम की बात करी जाए तो लाइसोसोम कुछ जगह एब्सेंट है, जैसे कि आपके हाइयर प्लांट्स में एब्सेंट है। ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं WBC, कफर सेल्स, हिस्टोसाइट्स और पैनक्रियाटिक सेल्स में, लीवर सेल्स में। 15 से 20 लाइसोसोम होते हैं लीवर सेल में। डायमीटर की बात करें तो लाइसोसोम का डायमीटर 0.2 to 0.8 माइक्रोमीटर होता है। अब लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये आपके देखिए इस तरीके से डायग्राम है आपका। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो नए नए लाइसोसोम बनते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम बनते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। ठीक, इनमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, इनको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम को जिनको हम हीट्रोफेगोसोम या फेगोलाइसोसोम कहते हैं, मैंने पढ़ाया भी था। ये प्राइमरी लाइसोसोम का फूड वैक्यूल के साथ क्या बन जाता है, फेगोसोम बन जाता है, एक एसोसिएशन हो जाता है जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। फिर आता है टर्सरी लाइसोसोम, यहाँ पर रेसिडुअल बॉडीज और टेलोलाइसोसोम्स यानी आफ्टर डाइजेशन प्रोडक्ट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं साइटोप्लाज्म में। अनडाइजेस्टेड रिमेन्स लाइसोसोम में लेफ्ट हो जाते हैं और इससे हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं। ये सरफेस पे मूव करते हैं और कंटेंट इनके थ्रू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम जो है कुछ इसी तरीके से बता रहा है कि किस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड वैक्यूल जो है यानी फेगोसोम बन गया ये आपका, फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, फिर उसके बाद ये रेसिडुअल बॉडी। ठीक, अब क्या क्या इनके फंक्शन है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन देख रहे हैं हम, डाइजेशन हो ही रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व होता है यानी रिजर्व मटेरियल जो है मूव करता रहता है। बॉडी डिफेंस, हीट्रोफैजी, ठीक, सेल डिवीजन होता है और क्लिनोफैजी। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री बोले जाते हैं। इनको पहले माइक्रोसोम बोला जाता था, मगर अब जो है इनको क्लॉड नाम के साइंटिस्ट ने इनको राइबोसोम नाम दिया। रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा डिस्कवर्ड हुए प्लांट सेल में और पैलेट ने इनको डिस्कवर किया एनिमल सेल में। पैलेट ने पॉइंट किया टर्म राइबोसोम, ये स्मॉलेस्ट हैं, नेकेड है, सब माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं, पैलेट पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, या इंजन ऑफ द सेल कहते हैं या प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों जगह पाए जाते हैं, मगर मैच्योर RBC और मैच्योर स्पर्म में नहीं पाए जाते हैं। नंबर ऑफ राइबोसोम की बात करें तो 20,000 से 30,000 होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, 10⁴ to 10⁵ होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक,
साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ये फ्रीली लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो 70S टाइप होते हैं, और यूकैरियोट्स में ये ER से अटैच जाते हैं, ये 80S टाइप होते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिल राइबोसोम क्या है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस में राइबोसोम पाए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिल राइबोसोम। दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिल राइबोसोम, उनको हम ऑर्गेनिल राइबोसोम कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए हमने बात करी 70S की, तो 70S हमारा दो पार्ट में टूटेगा, 50S यानी बड़ी सब यूनिट है, और ये 30S। 80S की बात करें तो 60S और 40S में टूटेगा। तो ये देखिए बड़ी सब यूनिट है, ये स्टाल्क है, ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, वैली है और रिज है। तो ये 50S सब यूनिट है। 50S सब यूनिट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से बनी होती है, और ये 30S सब यूनिट है। और दो सब यूनिट होती है 80S राइबोसोम की, 60S और 40S। दो सब यूनिट्स होती है 70S की राइबोसोम, 50S और 30S। ठीक, तो हर राइबोसोम में दो अनइक्वल सब यूनिट्स होती हैं, एक लार्ज डोम शेप्ड होती है और एक स्मॉलर ओब्लेट इलिप्सॉइड होती है। तो ये स्मॉलर यूनिट है और ये आपकी लार्जर यूनिट है। ठीक, ये लार्जर यूनिट है। ठीक, तो अब 70S राइबोसोम की बात की जाए तो यहाँ पे राइबोसोमल RNA 60 से 65% होता है, प्रोटीन 35 से 40% होता है। 80S राइबोसोम की बात की जाए तो यहाँ rRNA 40 to 44% है, प्रोटीन 56 to 60% है। 30S सब यूनिट में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16S rRNA होता है और 21 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और 50S सब यूनिट में 23S और 5S rRNA होता है, 34 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ये हमने बात करी 30S और 50S में कितने प्रकार के rRNA और कितने प्रकार के कितने प्रोटीन होते हैं। 40S में यहाँ 18S rRNA होता है और 33 प्रोटीन्स होते हैं, और 60S में सब यूनिट की बात की जाए तो 28S, 5.8S और 5S rRNA होता है, 40 प्रोटीन होते हैं। तो राइबोसोम्स का काम यही है कि प्रोटीन का निर्माण करना। फ्री राइबोसोम जो है स्ट्रक्चरल एंजाइमेटिक प्रोटीन बनाते हैं जो कि सेल के अंदर यूज होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन फॉर्म करते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक, कल हम लोग फिर इसी शीट के साथ अपना रिवीजन चालू करेंगे सेल डिवीजन का, सेल चैप्टर का। ठीक, थैंक यू।